सबसे पहले आप लोगों का मोस्ट अवेटेड एग्जाम जो इंटरमीडिएट एंट्री का रहता है, दैट इज एनडीए एग्जाम। एनडीए के लिए हमारे देश में अगर किसी भी डिफेंस सर्विसेज की तैयारी की जाती है तो एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट हो। ये एस्पिरेंट हमारे देश में मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पहले से ही तैयारी कर रहे हो। और मोर देन दैट, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर पाते तो किसी अलग अलग स्कूल्स में भी रहते हुए अपनी वो तैयारी को अवेल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक गाइडलाइन का होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग एनडीए का मतलब सोचते हैं कि ठीक है, एनडीए एग्जाम होगा, जाके देना है और फिर इंटरव्यू में जाके कुछ 2-3 सवाल के जवाब दे देने और पास हो जाए। तो इसके कुछ टेक्निक्स को समझें पहले, और ये टेक्निक हमारी स्टार्ट होती है नोटिफिकेशन के साथ, और नोटिफिकेशन के साथ कुछ स्ट्रैटेजी में हमें अपने आप को चेंज करना। तो अभी वाला स्लाइड जो मैंने आपको लिया हुआ है, ये बेसिक 3 अलग अलग मॉड्यूल से बना हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एनडीए की जो नोटिफिकेशन है उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा क्यूरीज मेरे पास आती है। तो पहली क्यूरीज ये होती है इसमें कि सर इसका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या है, उससे रिलेटेड बड़ा डाउट है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें इतना एज हो गया, मेरा कितने चांसेस है। कुछ लोग ओवर एज होने के बाद आते हैं और फिर कहते हैं सर लिखा तो था इतना साल, 19.5 साल लिखा हुआ था, फिर तो मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डाउट्स होते हैं जिसको हमें क्लियर करना होता है। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट्स और उसमें आपके स्कोरिंग से रिलेटेड, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें आते हैं वो बेसिकली वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेईई एग्जाम हो गया, चाहे अदर एग्जामिनेशंस हो गए, जिसके कारण उनका साइंस जो है वो बड़ा अच्छा होता है, पीसीएम ग्रुप जो है बड़ा अच्छा होता है। और व्हेन दे स्कोर्ड 400 मार्क्स, और 400 मार्क्स के बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं होता और कहा जाता है कि इस बार तो 360 में सिलेक्शन हो गया, 320 में सिलेक्शन हो गया, तो कहते हैं सर ये कैसे हो, हमारा स्कोरिंग तो 400 नंबर का था और 400 नंबर अगर स्कोरिंग हमने किया था तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो दूसरा मेरा डाउट ये होगा आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, उसके बारे में बात। तो पहला मैंने लिया एज लिमिट से रिलेटेड, दूसरा है आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है उससे रिलेटेड बातें, और तीसरा आपका कट ऑफ। कट ऑफ ये डिसाइड करता है कि कट ऑफ से जो है हम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएं, क्योंकि हम अपना एस्टिमेशन और अजम्पशन हम अपनी पोटेंशियल के बेसिस पर करते हैं, और शायद जो है अभी तक इंटरमीडिएट स्केल पर हमने 80% 90% अचीव किया होगा, जिसके कारण हम जो है इसके स्केल्स को समझ नहीं पाते, और हम अपनी स्ट्रैटेजी को कुछ ऐसा बना लेते हैं जिससे कि हम इस एग्जाम के लिए वैलिड ना हो। तो ये सारे सेक्शंस को मेनली मैंने 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखा हुआ। नंबर 1 कैटेगरीज है आपके पास एज लिमिट, नंबर 2 कैटेगरीज है आपके पास सेक्शनल कट ऑफ, और तीसरा मैंने रखा हुआ एग्जाम का कट ऑफ। इसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। हाइट वेट का सेक्शन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हाइट वेट करके जो है बहुत सीरियस नहीं है। 157 सेंटीमीटर इसका मिनिमम हाइट होता है, और इतना हाइट जो है मिनिमम लगभग सबका होता है, और क्योंकि आपकी एज जो है ग्रोइंग एज होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने का जगह नहीं बनता। लेकिन इतना छोटा हाइट जो है आराम से भी सभी में होता है, इवन गर्ल्स हैव दिस। तो जनरली क्वेश्चन ज्यादातर मेरे पास नहीं आते, इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं 2024 का एनडीए नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि साल में एग्जामिनेशन कितनी बार होती है, 2 बार, जिसको हम कहते हैं NDA 1 एंड NDA 2। NDA 1 जो होता है, ये जो भी 1 होता है एग्जाम, वो अप्रैल में होता है, और 2 जो होता है वो होता है सितंबर। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड सिचुएशन में एनडीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन एक दिन ही रखे जाते। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जिसमें कि NDA 1 और NDA 2 2000 में एक साथ ही कराया गया। 2000 के NDA के एग्जामिनेशन जो है कोविड के टेंडर में एक साथ ही कराया गया, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और उससे पहले भी। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा कि वो कब हुआ था और उनकी स्केलिंग क्या थी, कट ऑफ कितना था, और वो स्ट्रैटेजी आपको बनाने में हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसमें कि एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास फॉर्म भरने की डेट जो है, डेट स्टार्ट हो रही है 20 दिसंबर, यानी कि कल से हमारी डेट स्टार्ट हो गई है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी और एंड कब तक होगा, 9 जनवरी। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स अपने चॉइस सेंटर्स चाहते हैं उनको अपने फॉर्म को जल्दी फिलअप करना चाहिए। लेटर बाद में जो है देखा जाता है कि जब वो फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो इंटरनेट की स्पीड स्लो होने का फॉर्म जो है एक्चुअली में सही तरीके से डाउनलोड नहीं होता, या कुछ उसमें एरर्स आ जाते हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स जिनका डेट ऑफ बर्थ में कुछ एरर आ गया, जिनका एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिनका फोन नंबर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो बिल्कुल पीसफुली जो है इस फॉर्म को भरना है आराम से। अभी के समय पूरा टाइम है आपके पास, और स्टार्टिंग के पीरियड में ज़्यादा जो है साइट जो है बिजी नहीं रहता है, जिसके कारण आप फॉर्म जो है आराम से जो है अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि एनडीए नोटिफिकेशन के ऊपर आप जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं
आप अपने फॉर्म को सबसे पहले फिलअप करना शुरू करें। फॉर्म को फिलअप करने की डेट 20 दिसंबर है और लास्ट डेट है आपकी 9 जनवरी। एंड प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, क्योंकि लास्ट डेट में आपकी चॉइस सेंटर में प्रॉब्लम होगा और फॉर्म भी अपलोड नहीं होगा, और ये दोनों ही प्रॉब्लम्स बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक रीजन बनेगा एग्जाम ना देने। तो यहाँ पर जो है एग्जाम डेट हमारे पास है, जैसे कि हमने पहली बार बात कर लिया था, ये हमेशा ही अप्रैल में होता है और सितंबर में होता है। अब जब 1 की बात करें तो ये अप्रैल में। एनडीए एग्जामिनेशन 2024 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन, इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया इसमें, और 20 दिसंबर को ये ऑनलाइन ही मोड से फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट क्या होगी इसकी? 9 जनवरी होगी। आई नो दैट मेनी ऑफ द सीरियस कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाइड द फॉर्म, क्योंकि कल से स्टार्ट हो गया, और एग्जाम डेट है आपका अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल ही होता है ना, मिड ऑफ अप्रैल ही होता है। कभी कभी मान लेते हैं अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में हो गया, कभी कभी इसमें हो गया, तो हमें ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अप्रैल में ही होता है और दूसरा एग्जाम का होता है अप्रैल और सितंबर में। बस कौन सा डेट है हमें हमारे पास, इसके लिए ज़्यादा चिंता है। ये होता है आप इसमें, और युद्ध कभी भी होगा, हमें तो रेडी रहना है इसमें। तो ये 1-2 हफ्ते का जो अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि इसकी तैयारी तो बहुत पहले से होती है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमने बात कर ली कि 2024 का नोटिफिकेशन 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप करना, और रहेगा आपका 9 जनवरी। अब जो दूसरा मेन कंसर्न हमारे पास आता है एज लिमिट को लेकर, तो एज लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। तो जनरली हमारे पास जो फॉर्म लिखे जाते हैं, जो आपके गजट ऑफ इंडिया में आता है एनडीए का नोटिफिकेशन, उसमें रहता है 16.5 साल से लेकर 19.5 साल, यानी कि 16.5 से 19.5। ये 19.5 और 16.5 का चक्कर जो है स्टूडेंट को समझ में आता नहीं। एक्चुअली 19.5 फॉर्म भरने का एज नहीं होता, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में पूरा 1 साल का समय लगता है। इसलिए फॉर्म भरने का जो एज होता है वो सिर्फ 18.5 साल। ये भी 18.5 साल कुछ साल पहले ही किया गया था, पहले सिर्फ 18 ईयर्स था। तो आप जो है अपने एज का लिमिटेशन जो है वो कभी भी इसके मैक्सिमम 19.5 साल से नहीं लें। क्यों? फॉर्म अप्लाई करने का एज सिर्फ 18.5 होता है। और उसी तरह से 16.5 जो होता है, उस समय आप लोग जो है अभी अपने कॉलेज स्कूल स्टेज पे रहते हैं, और स्कूल स्टेज में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है फॉर्म भरने की। नंबर 1 होता है अपीयरिंग, नंबर 2 होता है अपीयर्ड, और नंबर 3 होता है पास्ट। तो तीन अलग अलग कैटेगरीज में कैंडिडेट्स होते हैं इस एज में, ठीक है। नंबर 1 क्या है? अपीयरिंग। अपीयरिंग कौन सा होगा? जो 12th में होगा उसको अपीयरिंग कहते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो दूसरा पहला स्लैब है अप्रैल में है, और अप्रैल में मान लीजिए अगर आपने 12th वाला एग्जाम देना है, मार्च में आपका एग्जाम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उस समय अगर आपने एग्जाम टेक किया है तो वो आप अपीयर्ड हो, neither you are appearing nor you are passed, you are appeared। तो ये 3 स्लैब है। और जब आप अप्रैल के बाद, यानी 12th आपने कर लिया अप्रैल में, तो फिर सितंबर का जब एग्जाम दे रहे होंगे तब उस समय रिजल्ट आ चुका हो, तो उस समय क्या करेंगे? इसको पास। तो 3 अलग अलग स्लैब्स हैं, अपीयरिंग, अपीयर्ड एंड पास। और ये एज स्टार्ट होता है आपका 16.5 साल से लेके 18.5 साल। सिर्फ 18.5 ध्यान रखना है इसमें, 19.5 साल जो है सिलेक्शन का एज है, और स्टूडेंट जो है ज्यादा कंसर्न होता है फॉर्म फिलअप करने के एज। तो ये तो हो गया एक मोटा मोटी स्लैब जिसमें कि स्टूडेंट जो है अपने एज को समझ पाए। लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट डेट कौन सा होता है जिसमें कि कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप करना है, वो हम उसके ऊपर बात करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 2 जुलाई 2005 के ऊपर है, यानी कि अगर वो ऊपर और नीचे का वर्ड समझ ले, 2005 अगर जुलाई 2 बोला जा रहा है तो इसका ऊपर का एज का मतलब हुआ कि ओवर एज हो गया, जैसे कि वो मई हो गया, मई 2005 हो गया तो इनवैलिड। तो जून हो गया, इनवैलिड हो गया, ये ऊपर के एज। नीचे के एज क्या होंगे? जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जुलाई 2005 के बाद जो दिसंबर आएगा या जनवरी आएगा, तो जनवरी कौन सा होगा? 2006 होगा। तो हमें इस एज स्लैब को ध्यान रखना है कि जो भी कैडेट्स हमारे पास ये जो भी टैली कर रहे हैं 2 जुलाई 2005, ये डेट इंक्लूसिव मतलब इस डेट में भी अगर है तो आप ये डेट को कंसीडर करेंगे आप वैलिड। और इसके ऊपर अगर आपकी एज है, मतलब इससे ऊपर यानी कि आप जुलाई से पहले क्या हो गया आपका? जून हो गया, मई हो गया, फिर आप इनवैलिड हैं, उसमें एग्जाम नहीं दे सकते। हालांकि लोगों के पास एज रहता है, लेकिन ये एज का एक स्लैब है जिसको पता होगा। तो जो भी 2 जुलाई 2005 है उनके पास एज है, और उनके पास सिर्फ जुलाई और उसके बीच में है, तो कितने अटेम्प्ट्स बचते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। तो मान लेते हैं इसमें कि डेट ऑफ बर्थ जो है इसके ऊपर वाला जो अटेम्प्ट्स है, तो आप अभी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद
इस सेक्शन में अगर आप जुलाई से लेकर 2005 से लेकर जनवरी 1 2006 के बीच में, यानी कि पहले वाले अटेम्प्ट में, ये तो ऊपर वाला हो गया, ये अपर हो गया। अपर का मतलब मैंने क्या बताया आपको, जुलाई से अपर क्या होता है, जून मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून तक हो गया अपर, तो मैं लिखा हूँ उसमें अपर। तो अगर ये अपर हो गया तो नो अटेम्प्ट्स, लेकिन लोअर, लोअर का मतलब क्या होगा, अब उसके बाद, यानी कि अब उसके बाद के अटेम्प्ट्स क्या होगा, उसके बाद होगा आपका जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि 6 साल का स्लैब, 6 महीने का स्लैब ले लेते हैं। तो 6 महीने के स्लैब के बाद हमारे पास एक अटेम्प्ट आता है, और इसी तरह से अटेम्प्ट बढ़ते रहे, इसी तरह से अटेम्प्ट से बढ़ते रहे। तो हमें सबसे पहले मिनिमम एज के ऊपर जाना है, मैक्सिमम एज कहाँ तक होगा उसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा अटेम्प्ट बचा है कि नहीं बचा है, तो सोच लेना है 2 जुलाई 2005 जो है, ये आपके पास एक डिमार्केटेड लाइन है जिसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना। अगर आप इससे अपर हैं तो इनवैलिड हो गए, एग्जाम नहीं दे सकते, और उसके अंदर में है आप ये, तो जाहिर सी बात है आपके अटेम्प्ट्स जो है फिर काउंट हो। काउंट करने के लिए जर्नल साइंस स्ट्रैटेजी होता है, 6-6 महीने पर फॉर्म आता है, तो आप इसके बाद जुलाई के बाद 6-6 महीने को जोड़ लीजिए, कितने अटेम्प्ट्स बचते हैं, तो आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाए। तो इस तरीके से एज लिमिट के सेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सॉल्व होते। और मैं आपको बात कर रहा हूँ एज लिमिट के बाद जो है सेक्शनल कट ऑफ होता है, और सेक्शनल कट ऑफ के साथ होता है ओवरऑल कट ऑफ। इसके ऊपर स्टूडेंट बड़े ही ज्यादा वरीड होते हैं, और वो कहते हैं कि सर इस बार जो है मेरा इतना सिलेक्शन हो गया, इतना हो गया। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यानी कि थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी डिसऑनेस्टी देखने को मिलती है। आप सोचिए कि एग्जाम जो है रिटन 900 मार्क्स का है, और एसएसबी हो गया 900 मार्क्स, टोटल कितना हुआ 1800 मार्क्स का आपका एग्जाम हो, 1800 मार्क्स का। और 900 मार्क्स में जो रिटन होता है उसमें पेपर कितने होते हैं, 3, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। हालांकि दूसरे पेपर में ही 2 पेपर होता है। पहला मैथमेटिक्स का होता है कितने नंबर का, 300 मार्क्स, और दूसरा होता है इंग्लिश का 200 मार्क्स का, और बाकी आपका साइंस और जीएस हो गया 400। तो पूरी मिला के जो है 3 पेपर हुए, और 3 पेपर में 900 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें ध्यान रखना है कि 900 मार्क्स को सिर्फ नहीं लेना है, हमें 3 पेपर के साथ लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं लिया तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगा, इसमें सेक्शनल कट ऑफ समझ में नहीं आता। Many of the students who are preparing for JEE type of examination, वो 900 नंबर में से 500-600 नंबर लेके आते हैं, but they couldn't pass the exam। और जब उनको पता चलता है कि इस बार का कट ऑफ कितना रहा, तो कट ऑफ देखिए कितना है इसमें, कभी कभी कट ऑफ है आपका 343, 355, 360, 316, और आपको आश्चर्य होगा 2023 का जो फर्स्ट एग्जाम था उसमें कट ऑफ तो सिर्फ 301 था, और लोग स्कोर कर रहे हैं 500 नंबर और कह रहे हैं सर पास नहीं हुआ। अरे पास नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्या था ना, 3 पेपर है इसमें, और 3 पेपर में होना है आपको सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, और जीएटी जिसको कहते हैं, जिसमें जनरल एबिलिटी और साइंस का पेपर है आपका 400 मार्क्स। तो इन सभी में आपको 25 मार्क्स का मिनिमम स्कोरिंग करना है, अगर नहीं करेंगे तो आप उधर ही से आउट हो। ओवरऑल आपने 600 मार्क्स अचीव कर लिया, लेकिन आपने सेक्शनल कट ऑफ में 25% नहीं अचीव किया, तो आप फेल। तो हमें क्या करना है, इसमें हर एक पेपर में हमारे पास 25%, यानी कि अगर 200 नंबर का पेपर इंग्लिश का है तो कितना नंबर चाहिए हमें, 50। 200 नंबर का पेपर है तो कितना चाहिए, 50 तो होना चाहिए। और 50 नंबर कौन नहीं लाता है, 50 कौन नहीं लाता है, लेकिन 50 से पास नहीं हो। 3 पेपर में अगर 50-50 जोड़ने तो 150 तो हुए, 50 से पास नहीं हो। तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि मिनिमम मार्क्स हर एक पेपर में इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम देखा जाए कि ओवरऑल कितना होना चाहिए, उसके ऊपर ये सेक्शन कट ऑफ बनता है। तो हमारे पास जो है जो डेटा भी है हमारे पास, मैंने इसको सारे यूपीएससी वाला डेटा लिया, किसी का एजम्पशन नहीं लिया, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए थोड़ा सा इसको हेल्प लीजिएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि 2020 एनडीए 1 और एनडीए 2 एक साथ एग्जाम कंडक्ट किए गए, और ये एग्जामिनेशन जो है क्योंकि एक साथ एग्जाम थे तो 355 का जो है आपका कटा हुआ है 355। तो जाहिर सी बात है 355 उस समय जब मैंने देखा था तो हाई लगा, क्योंकि जनरली जो है 320 और 330 के बीच में रिजल्ट आ गया, और जनरली स्टूडेंट ने सोचा कि अब तो ये मार्क्स बढ़े है ना, अब तो धीरे धीरे ग्रूम अप होगा, जैसे कि एसएससी टाइप का एग्जाम होता है, अब वो सीधे चला जाएगा 400 के स्लैब। तो जरा इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा 2020 में कितना था ये 355। अब जरा देखते हैं इसके बाद एनडीए 21 में कितना चला गया 14। अच्छा बढ़ा गया घट गया। अच्छा दूसरी बार में कितना चला गया दोबारा 355। अच्छा इसके बाद 22 में देखते हैं कितना चला गया
फिर दोबारा देखते हैं 22 में कितना चला है, 316 सर। और 23 में अगर देखा जाए तो 301। आप देखें यूपीएससी है, अपना स्टैंडर्ड है इसका, मजाक नहीं है कोई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तो 900 नंबर में से 301 है आपका। अगर मैं इसमें एसएसबी को भी जोड़ूं, एसएसबी कितने मार्क्स का बताया मैंने, 9 मार्क्स, तो उसकी स्कोरिंग को जरा देख लेते हैं। इसकी स्कोरिंग देखते हैं जरा। तो पहली बार यानी कि 2020 में, 20 को इसका हम थोड़ा सा ले रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद का सिचुएशन हम इसको मेजर करें। तो अगर 20 में देखें इसको तो 355 का अगर रिटर्न में हमारा आउट ऑफ 900 का अगर हमारे पास एग्जाम हुआ तो 355 में कट ऑफ बन गया। और दूसरा 900 नंबर किसका, एसएसबी का, उसको जोड़ लिया जाए तो 723 और 719 में ही कट ऑफ। अच्छा एक काम करते हैं, 355 में से कितना नंबर जुड़ा होगा 723 के लिए? आप सोचिए सिर्फ 350 नंबर 900 में से एसएसबी के लिए सिर्फ इतना मिनिमम नंबर नहीं ला पाते, मिनिमम नंबर नहीं ला पाते। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट से आप बात करेंगे इसमें तो कहेंगे कि सर इस बार मैंने एनडीए एग्जाम में जो है 9 मार्क्स का रिटर्न होता है, इस बार मैंने 600 नंबर का स्कोर किया है, 600 नंबर। और एसएसबी के मार्क्स को लेकर कट ऑफ कितना बन रहा है 700। और आप देखेंगे 664 कब बना है 2023 में। और कुछ लोग तो 900 नंबर में से ही 600 लेके आते हैं, बोलते हैं इस बार मेरा 700 नंबर आ जाएगा। क्यों भाई? दैट इज द काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस दैट दे डिस्प्ले। ये एग्जाम की स्ट्रेटजी है ही नहीं ऐसी ना। आप अपनी स्ट्रेटजी को देखिए कि 900 1800 नंबर में से आपका 2023 में जो कट ऑफ बनाई, मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी का डेटा बता रहा हूँ ना, कोई दूसरे साइड का नहीं। तो 664 नंबर पर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है जिसमें कि 900 नंबर का रिटर्न है और 900 नंबर का एसएसबी इंटरव्यूज है और उसको मिलाकर 664, तो कुछ लोग कहते हैं इस बार तो मैंने रिटर्न में ही 700 किया है। तो 700 किया तो कहाँ है इसमें? अरे इट इज अ क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन, अलग तरीके का एग्जाम है आपका। यानी कि 50% फोकस करना है हमें रिटर्न में और 50% फोकस करना है अपने एसएसबी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे करना है। दोनों का मैच नहीं हुआ तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो। कितना भी रिटर्न पढ़ लीजिए, 900 नंबर में से 700 नंबर लेके आइए, लेकिन एग्जाम का मिनिमम कट ऑफ को देखिए 600 650 में चला जाता है। तो बढ़िया स्ट्रैटेजी की जरूरत है इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि पिछली बार ज्यादा था तो इस बार भी ज्यादा होगा, कम भी हो सकता है। और 301 नंबर तो बहुत ही कम है। जब 360 नंबर आया था 2022 में तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि इस बार तो और बढ़ जाए, और स्टूडेंट ने सोचा कि इस बार ऐसी हो। अरे पेपर अपने अपने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा बाउंस बैक कर रहा है। स्ट्रेटजी पे वैसी बनानी है, ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी, उस सब्जेक्ट को उतना पढ़ना है जिससे हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। और हमारा टारगेट कितना होना चाहिए अगर मेरे से पूछे तो मुझे लगता है कि आप जो है एवरेज स्टूडेंट है तो 350 से लेके 400 के बीच का टारगेट है। इससे ज्यादा का टारगेट आपको प्रेशरस बना देगा और आपके सेक्शनल कट ऑफ से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, एक सब्जेक्ट में ऑब्सेस्ड हो जाएगा, जबकि तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमें चाहिए। तो ये एक ऐसी बेसिक स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पर हर एक स्टूडेंट अपने आप को एनालिसिस कर सकता है कि भाई ऐसा है कि मैं जो है अगर अपनी स्ट्रेटजी रिटर्न के हिसाब से बनाता हूँ तो रिटर्न तो हमारा 355 का है, कभी 360 में कट ऑफ हो रहा है और कभी 301 में हो रहा है। और 300 का मतलब क्या हो, 900 में से 300 नंबर। आप सोचिए कैसा लग रहा होगा आप अगर 900 में से 300 नंबर लेके आए तो 1/3 आपको लगेगा फेल जैसा नंबर होगा। अरे यूपीएससी का रिस्पेक्ट है भैया ना, इस एग्जाम का अपना सेक्शनल कट ऑफ है, हमेशा एग्जाम के क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो कभी इस एग्जाम को इजी नहीं समझना, कभी हार्ड नहीं समझना, ये मॉडरेट है, हर समय स्टूडेंट को एक जैसे चैलेंजेस देना। और इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को बनाते समय कुछ बढ़िया पेपर है आपके, उसमें मार्क्स स्कोर करिए, कुछ कमजोर पेपर है उस सब्जेक्ट में आप मॉडरेट है, लेकिन ऐसा नहीं कमजोर में पूरा दिमाग लगा दीजिए कि अच्छा वाला पेपर भी खराब हो। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है जिसको मैंने दिखाया। तो 2023 का मार्क्स स्लैब ये बताता है कि भाई ये एग्जाम जो है इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, और इसलिए अपनी स्ट्रेटजी बनाने से पहले ओवरऑल परसेंटेज की जगह पर सेक्शनल कट ऑफ पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर मैक्सिमम गया तो 350 के करीब हो और मिनिमम भी जा सकता है तो 301 भी जा सकता है। इवन आई हैव सीन दैट 280 वाज द मिनिमम मार्क्स, 280 285 900 नंबर में से रहे, और ये नंबर तो शायद स्टूडेंट को मिले तो कहेंगे फेल हो जाए। इसलिए स्ट्रेटेजी हमेशा बहुत ध्यान से बनाए। सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। डू नॉट मेक एनी सब्जेक्ट योर लाइकिंग सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी तैयारी में बराबर, क्योंकि 900 नंबर रिटन 900 नंबर इंटरव्यू है,
और इसमें समय लगता है। आप देखिए कि इंटरव्यू में लोगों को कितना मार्क्स मिलता है, लगभग 50% से कम। टॉप करने वाले को 50% के करीब मिलता है, टॉप करने वाले, और पास होने वालों को 50% से कम मिलता है, 40 to 50% के बीच में आता है। सो मॉडरेट कैंडिडेट्स आर ओनली एक्सपेक्टेड। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें मॉडरेट बनने के लिए सारे सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड रखना होगा, एवरेज परफॉर्मेंस रखना होगा, ऐसा नहीं कोई बहुत बढ़िया और कोई बहुत खराब। और हमारी तैयारी जो है साथ में रिटन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी चलती रहनी चाहिए। अदरवाइज आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि आजकल तो क्या है कि 2 हफ्ते के बाद ही रिजल्ट आ जाए और टाइम मिल रहा है बड़ा कम, तो कम मिल रहा है, तो फिर स्टूडेंट्स तैयार नहीं हो पाते, और तैयार नहीं हो पाते तो उनकी हार्ड अर्न जो मेहनत होती है, जो आपने रिजल्ट अचीव किया, हार्ड अर्निंग रिजल्ट, वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए पूरी तैयारी एक साथ ही करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि एनडीए की मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, बाकी जानकारी आपके पास है। आ चुका है आपका नोटिफिकेशन, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और अब जो है आपके पास बॉल है, कहते हैं इसमें बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आप अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करें। छोड़